शिवपुर एक शांत और छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी की महक से भरा था, जहां सुबह की धूप धीरे धीरे गांव की छतों पर फैल रही थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था, जिसमें रहती थी सरस्वती देवी। उम्र लगभग 60 के आसपास। उसके सफेद बाल, झुर्रियों वाली त्वचा और शांत स्वभाव उसे गांव में सम्मान दिलाते थे। सरस्वती देवी का बेटा दीपक शहर में नौकरी करता था। उसकी शादी शहर की लड़की कविता से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही दीपक ने कविता को गांव भेज दिया ताकि वो माँ के साथ रह सके। घर में सिर्फ 2 लोग होते, सास और बहू। बहू कविता हंसमुख, तेज तर्रार और शहरों की बातें जानने वाली। शुरू के 2 दिन ठीक थे, पर तीसरे दिन से कविता का रूप देखते ही बनता था। सरस्वती देवी रोज की तरह जल्दी उठ गईं। वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गांव की शांता वहां से गुजरती है और कहती है, सरस्वती बहन, अब तो बहू आ गई, काम बहू को करने दो और तुम आराम करो। हाँ शांता बहन, धीरे धीरे करने लगेगी। अभी गांव में पहली बार आई है। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अंदर वाले कमरे में कविता अभी भी गहरी नींद में थी। और जब सरस्वती ने प्यार से आवाज दी, कविता बेटा, सुबह हो गई, उठ जा, घर के काम भी करने हैं और आज मंदिर भी चलना है। कविता चिढ़कर बोली, अरे अम्मा जी, हर रोज इतनी सुबह सुबह उठा देती हो। यहाँ गांव में कौन सा बड़ा काम पड़ा है? मैं शहर की लड़की हूँ, इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। और फिर नौकरानी थोड़े ना हूँ मैं। सरस्वती चुप हो गई। मन में सोचा, बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। माँ का दिल था, बोझ बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कहती। एक दिन सरस्वती ने कहा, कविता जरा दाल चढ़ा दे, मैं खेत से सब्जी ले आती हूँ। ओ अम्मा, आपको क्या तकलीफ है? सुबह सुबह शुरू हो जाती है। आपको जो काम हो आप खुद कर लिया कीजिए। मुझसे ये सब देहाती काम नहीं होते। पर घर तो चलाना होता है बेटी, शहर में करती थी ना खाना। कविता ने जोर से कहा, वो शहर था, यहाँ धुआं, चूल्हा, मिट्टी, मेरा मन घबराता है। मैं नहीं करूँगी रोज रोज ये गांव वाली पूजा पाठ। शहर में कोई नहीं करता इतना। और ये झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये आपके जमाने के काम है, आप कर लिया करो। सरस्वती चुपचाप अकेले खाना बनाने लगी। उनकी आंखों में पानी आ गया, धुएं से भी और दर्द से भी। गांव की औरतें अक्सर सरस्वती के घर के पास से गुजरती और पूछती, बहू कैसी है दीदी? सरस्वती मुस्कुराकर कहते, अच्छी है, नई नहीं है, सब सीख जाएगी। लेकिन गांव वालियां समझती थी, कुछ तो गड़बड़ है। एक सुबह सरस्वती घर के आंगन में तुलसी चौरा के पास दीपक जला रही थी। घंटी की आवाज और अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में फैल गया। घंटी की आवाज से कविता की नींद खुल जाती है और वो आंगन में आकर सरस्वती को चिल्लाने लगती है, अम्मा, कितनी जोर से घंटी बजाती हो, सोने नहीं देती। सरस्वती सकपका दे, बेटी, भगवान की पूजा है, बस 5 मिनट और। कविता गुस्से में बोली, भगवान को सुबह सुबह उठाने की क्या जरूरत है? रात को भी तो संभालते हैं लोगों को। सरस्वती के हाथ कांप गए। पूजा की थाली गिरते गिरते बची। इतनी कड़वी बात उन्होंने किसी से न सुनी थी। अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ बनाओ। और याद रखना, सब्जी में नमक ज्यादा न हो और न ही रोटियां जली हो। चुपचाप थोड़ी देर बाद सरस्वती देवी रसोई में चूल्हे पर रोटियां बनाने लगी और सब्जी पहले ही बन चुकी थी। तभी कविता मोबाइल चलाते चलाते रसोई में आई और अचानक चिल्लाई, ये कैसी रोटी बना रही आप? इतनी मोटी, शहर में ऐसी रोटी कुत्ते भी नहीं खाते। अरे बेटा, चूल्हे पर रोटी थोड़ी मोटी हो ही जाती है, चाहो तो गैस पर बना दूं। कविता फिर ताना मारती हुई बोली, नहीं माँ जी, आपकी रसोई में तो हर चीज गांव वाली है। मुझे एलर्जी हो जाती है धुएं से। मैं खाना नहीं बनाने वाली, ना ही खाने वाली। और जोर से थाली पटक कर चली गई। सरस्वती देवी के हाथ कंपकपा गए, लेकिन उन्होंने चूल्हा नहीं बुझाया।
खाना बनाने के बाद सरस्वती देवी कमरे में खाट पर थकी हारी बैठी हुई थी। तभी कविता आती है और कहती है, अम्मा, मेरे कमरे की झाड़ू नहीं लगाई अभी तक। कमरा कितना गंदा पड़ा है, चलो चलकर झाड़ू लगाओ। बेटी, अभी थोड़ी देर में लगा दूंगी कमरे की झाड़ू। काम करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा है। बस थोड़ा कमर सीधी कर लो, फिर पूरा काम कर दूंगी। 4 रोटी क्या बना दी, वो भी जली हुई। कमर में दर्द होने लगा। जिससे बाकी काम न करने पड़े। अम्मा, आपको क्या लगता है, आप ये बहाने बनाकर मुझे तंग करोगी? कविता बेटी, मैं बूढ़ी सही, पर इतनी भी नहीं कि तुझे तंग करूं। मैं तो बस घर चलाना चाहती हूँ। घर? ये तो आपका घर है, मेरा नहीं। मैं क्यों करूं आपके घर का काम? आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया मां जी। शहर का लड़का देखकर शादी करवाई और खुद गांव में रख लिया। सरस्वती उठी और धीरे धीरे चलकर कविता के कमरे की झाड़ू लगाने लगती है। अम्मा, झाड़ू सफाई से लगाना, बिल्कुल भी कचड़ा न दिखे। सरस्वती खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात में सरस्वती और कविता साथ में बैठकर खाना खा रही थी। तभी कविता बोलती है, अम्मा, पराठे में कितना ज्यादा नमक है। पूरे डिब्बे का नमक डाल दिया क्या? फ्री में आता है ना? नहीं बेटी, मैंने तो कम ही डाला था और मुझे तेज नहीं लग रहा। पूरा खाना खराब कर दिया। अगर बनाते नहीं बनता तो आगे आगे क्यों करती हो? खा लो अब खुद ही। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। कविता की बातें उसके दिल में चुभ रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती अपने बिस्तर पर लेटी तो खुद से बातें करने लगी। क्यों भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मैं तो कभी किसी का गलत भी नहीं सोचती। यही मेरे अच्छे होने का नतीजा है। अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। अगली सुबह तेज हवा चल रही थी। छत पर धूप की सुनहरी किरणें गिर रही थी और सरस्वती देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कविता आंगन में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अम्मा, घड़े में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। आपको दिखाई नहीं देता? अब क्या प्यासा मारना चाहती हो? मैं बहुत थक गई हूँ बहू, थोड़ी देर में भर लाऊंगी। अभी जाके कुएं से घड़ा भर कर लाओ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। रोज रोज नाटक दिखाने लगती है। बहाने बनाना छोड़ दो, वरना आज खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। सरस्वती देवी घड़ा हाथ में लेकर कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास पहुंचकर उसने घड़ा भरा और घर वापस आते हुए अपने आप से बातें करती है। हे भगवान, बहू तो मुझसे बहुत काम करवाती है और इस बुढ़ापे में पूरा शरीर टूट रहा है। मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। शाम के समय जब सरस्वती खाट पर बैठकर चावल बीन रही थी, तब उसने आवाज लगाई, कविता, जरा आंगन से कपड़े उठा दो। कविता ने हंसकर कहा, अम्मा, आप ही कर लीजिए। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ये सब काम मेरे बस का नहीं। आपको तो मजा आता होगा नौकरानी बनाने में। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नौकरानी नहीं बना रही। बारिश न होने लगे और कपड़े गीले न हो जाएं, बस इसलिए बोला था। बस अम्मा, बहुत हुआ। मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोलूं उतना काम किया करो। रात को सरस्वती और कविता खाट पर बैठी हुई थी। तभी सरस्वती कहती है, बेटी, एक बात कहूँ, तू घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर तू काम कर लेगी तो घर चमकेगा। मुझे खींच तान कर सब करना पड़ता है। उम्र हो गई है मेरी। अम्मा, एक बात कहूँ, आप ये नाटक बंद कर दीजिए। मुझे यहाँ गांव में रहना ही नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप ही मायके चली जाइए। कविता इतना कहकर कमरे में चली जाती है। सरस्वती का दिल टूट गया। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोती रही। अगली सुबह कविता कमरे से बाहर आई तो उसने देखा सरस्वती जमीन पर बेहोश पड़ी है। कविता घबरा गई। गांव वालों ने उन्हें वैद्य से दिखवाया। वैद्य ने बताया, बहुत तनाव है, कमजोरी भी है, ख्याल रखना पड़ेगा। गांव वालों के सामने कविता ने कहा, ठीक है, मैं अम्मा का ध्यान रखूंगी। जैसे ही सरस्वती की हालत थोड़ी ठीक हुई,
कविता ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। दीपक अचानक बिना बताए गांव आ गया। जैसे ही वो ऑटो से उतरा, उसे गांव की रमा चाची मिलती है और कहती है, दीपक बेटा, तू आ गया। हाँ चाची, काम खत्म हुआ तो सोचा घर चला जाऊं कुछ दिनों के लिए। माँ से भी नहीं मिला था बहुत दिनों से। अच्छा किया बेटा। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत काम कराती है, सरस्वती के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह बेहोश हो गई थी। बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती थी, काम करती रहती और अकेले रोती रहती थी। चाची, ऐसा नहीं हो सकता। कविता मेरी अम्मा के साथ ये सब नहीं कर सकती। जा घर और अम्मा को देख जाकर अब कैसी तबीयत है। दीपक तुरंत घर की तरफ गया। जब वो घर पहुंचा, उसने देखा शांता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मीना चारपाई पर लेटी मोबाइल चला रही थी और शांता को ही डांट रही थी। धीरे करो मान जी, धूल उड़ती है। उसने घर में गंदगी, उथल पुथल, माँ की हालत देखी और गुस्से में आ गया। कविता, ये क्या बर्ताव है? माँ इतना काम कर रही है और तुम लेटी हो। कविता हक्की बक्की रह गई। वो झूठ बोलना चाहती थी, पर दीपक ने सब अपनी आंखों से देख लिया था। कविता, माँ की इतनी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया नहीं। ऊपर से तुम आराम कर रही हो और माँ से काम करवा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी बेरहम कैसे हो गई? बेटे को देखकर सरस्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में खुशी के आंसू। बहू बनकर घर चलाना होता है, तानाशाह बनकर नहीं। अम्मा ने जिंदगी भर हमारे लिए सब किया है, उनका दिल मत दुखाया करो। अगर तुम गांव में रहना चाहती हो तो माँ का सम्मान करो, वरना मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आऊंगा, ताकि तुम सोचो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। कविता पहली बार चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दीपक उसकी गलतियों को देख लेगा। दीपक के सामने सरस्वती बोली, बहू से गलती हुई है बेटा, और गलती माफ कर देने के लिए ही तो परिवार होता है। उसे दूसरा मौका दो। यह सुनकर कविता फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपकी कदर नहीं की। मैं अकेली पड़ गई थी, गांव का माहौल समझ नहीं पाई। अम्मा ने मुझे कभी डांटा नहीं, इसलिए मैंने सिर चढ़ा लिया। माँ जी, गलती मेरी थी। आप बूढ़ी हैं और मैं आपको दुख देती रही। अब से मैं घर का हर काम प्यार से करूंगी। दीपक ने अम्मा से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आप आराम करोगी। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। अगले दिन कविता पहली बार सुबह 6 बजे उठी। उसने झाड़ू उठाई और बोली, माँ जी, मैं कर देती हूँ, आपने बहुत कर लिया मेरे लिए। अब गांव की औरतें कहने लगी, कविता बहू तो बहुत अच्छी हो गई है। वो रोज सुबह सरस्वती के साथ बैठती, उनके हाथों में तेल मलती, खाना बनाती, उनकी दवा टाइम से देती। अम्मा, मुझसे बहुत गलतियां हुई, आपने माँ बनकर सहा, माफ कर दीजिए। बेटी, माँ बेटी के बीच माफी कैसी? अब हम सब मिलकर घर चलाएंगे। परिवार खून का नहीं, दिल का होता है। जब तक दिल नहीं बदलते, तब तक कोई घर नहीं बसता। दीपक, कविता और सरस्वती सब साथ में बातें करते हुए बैठे थे। घर में वो गर्माहट लौट आई जो बरसों से गायब थी। कभी कभी गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, पर जब अपने लोग प्यार से सुधार दें तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। सास बहू का रिश्ता लड़ाई या ताबे का नहीं, समझ और सम्मान का होता है।